हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा ऑफिशियल। अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। इतिहास को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और लास्ट है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और इन्हें पढ़ा जा चुका है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल को पढ़ते हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता आती है। इसके बाद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसके अंतर्गत पाषाण काल। पाषाण काल 42 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और दूसरा है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल 2800 BC से 700 BC ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इसमें मानव जब पहले नदियों के किनारे रहा करता था, गुफाओं में रहता था, उनके द्वारा बनाए गए शैलचित्र, शैलाश्रय, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो उनके साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले हैं, कौन कौन सी जगह ऐसी मिली हैं, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके अंतर्गत भीमबेटका, होशंगाबाद, सागर, भोपाल, रायसेन, मावा, छनेरा, पचमढ़ी, महेश्वर, खरगोन, मंदसौर आदि से हमें शैलाश्रय, शैलचित्र प्राप्त होते हैं। इसके बाद है पाषाण काल। पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड करके वैसे पढ़ा जाता है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, और इसमें उत्तर पाषाण काल भी आता है। पुरापाषाण काल जिसके बारे में पत्थर के औजार वगैरह मिले हैं। तो इसमें पुरापाषाण काल में बिना वैध मतलब बिना स्टैंड वाले औजार मिले हैं, जैसे हस्तकुठार, खुरचनी आदि। और पुरापाषाण काल के अवशेष हमें नर्मदा, चंबल, सोनार, पार्वती, बेतवा, वेनगंगा की घाटियों में मिले हैं। अब है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के औजार उच्च कोटि के पत्थरों से निर्मित थे, जो आकार में छोटे थे। हम लोग यहाँ अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो हम वीडियो के लास्ट में आपको लिखवा देंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को लघु औजार पाषाण काल भी कहा जाता है। इसमें सल्क, बैदनी, खुरचनी प्रमुख औजार हैं। उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य हमें पूर्वी निवाड़, शहडोल, मंदसौर, होशंगाबाद, रीवा, सीहोर, उज्जैन है ये, मंडला, छतरपुर, छिंदवाड़ा आदि से मिलते हैं। अब है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना सीख लिया था, और मृदभांड बनाना मतलब मिट्टी के बर्तन, झोपड़ी और वस्त्रों का प्रयोग। इसके बाद है, और इसके नवपाषाण कालीन हमें स्थल कहाँ से मिलते हैं? ऐरन, जबलपुर, दमोह, सागर से मिलते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी और पॉइंट लिखा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ताम्रपाषाण काल जो कि 2800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक है, और इसमें क्या मिला है? तांबे के औजार, तांबे का प्रयोग करना जब मानव सीख गया था, इसके बारे में इस पाषाण काल में बताया गया है। इसमें सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की समकालीन यह सभ्यता मानी जाती है, ताम्रपाषाण कालीन। इसमें नर्मदा, चंबल, बेतवा नदियों के किनारे और जबलपुर, बालाघाट में इस सभ्यता का विकास हमें मिलता है। और मालवा की यहाँ के स्थल देख लेते हैं। मालवा में कायथा, ऐरन सागर, आबरा, नवदा टोली,
डांगवाल, वेशनगर इस सभ्यता के प्रमाण हमें मिलते हैं। कायथा यह मध्य प्रदेश की पहली ताम्रपाषाणकालीन बस्ती थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कायथा के बारे में और भी डिटेल से हम आपको पॉइंट बताएंगे। और कायथा की खोज और नागदा की खोज, ये दोनों ताम्रपाषाणकालीन इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में हम दिखाएंगे। दोनों ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं। और डॉक्टर वाकणकर, बी श्री वाकणकर ने इनकी खोज की थी, नागदा और कायथा। चलिए अब इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लिखा देते हैं। और डॉक्टर सांकलिया महेश्वर ने नर्मदा टोली की खोज की थी। घुमक्कड़ जीवन समाप्त, मतलब इसका मतलब यह है खेती प्रारंभ करना, पशुपालन में गाय, कुत्ता, बकरी आदि पाले जाते थे। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, वो खेती करने लगा और स्थायी जीवन जीने लगा। पहले क्या होता था, जहाँ पानी मिलता था, जहाँ आदि मानव को अपने रहने की सुविधाएं दिखती थी, वो वहाँ पर रहने लगता था और कंदमूल वगैरह या जानवरों मांस वगैरह जो भी खाता था, जंगलों में निवास करता था। और उसके बाद क्या हुआ, नवपाषाण कालीन में वो खेती करना सीख गया और धीरे धीरे उसका जीवन एक स्थायी जीवन जीने लगा। उसकी घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया। पहले क्या कहा जाता था, आदि मानव को घुमक्कड़, वो एक जगह नहीं रहता था, अपनी जगह परिवर्तित करता रहता था, क्योंकि उसे उसकी सुविधाएं नहीं मिलती थी। जहाँ उसे सुविधाएं मिलती थी वो उस जगह पर रह जाता था। पाषाण काल, पुरापाषाण काल से इम्पोर्टेंट कुछ और पॉइंट हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले है, इसको आप पॉइंट के रूप में या फैक्ट के रूप में कैसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहला है, सबसे ज़्यादा स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म या सर्वाधिक पाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी। सबसे ज़्यादा स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म या सर्वाधिक पाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है, दक्षिण उत्तर भारत की सभ्यता का संगम या दक्षिण उत्तर भारत के उद्योगों का संगम या दक्षिण उत्तर भारत के औजारों का संगम। 3 पॉइंट यहाँ पे हैं। दक्षिण और उत्तर भारत के सभ्यता का संगम, पहला है सभ्यता का संगम, दूसरा है उद्योगों का संगम और तीसरा है औजारों का संगम। किसे कहा जाता है, दक्षिण और उत्तर भारत की सभ्यता, उद्योगों और औजारों का संगम, तो कहा जाता है मध्य प्रदेश को। यहाँ तक कंप्लीट है। यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और इसके अलावा आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट है, यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है पाषाण काल से। इसमें है नर्मदा मानव। नर्मदा मानव किसे कहा गया है, नर्मदा मानव नाम, तो ये क्या है, सीहोर के हथनौरा में, सीहोर के हथनौरा, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, सीहोर के हथनौरा में, सीहोर के हथनौरा नामक स्थान पे मानव के सिर का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे पूरा कंकाल नहीं मिला है, सिर्फ सिर का कंकाल सीहोर के हथनौरा में मिला है और यह नर्मदा के किनारे पे, इसलिए इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया है। और ये कब मिला था, इसकी डेट हम लिख लेंगे। डेट है 5 दिसंबर 1982, 5 दिसंबर 1982। यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे,
नेक्स्ट है नरसिंहपुर के भूतरा। भूतरा नामक जगह है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के भूतरा नामक स्थान से मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण या औजार, सबसे प्राचीन औजार पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन औजार हमें कहाँ से मिले हैं, तो वो नरसिंहपुर के भूतरा नामक स्थान से। और इसमें पुरापाषाण कालीन कुछ स्थल थे वो हमने देख ही लिए हैं। कौन कौन से थे? सीहोर, नरसिंहपुर, सीधी, सागर, जबलपुर, रीवा, मालवा क्षेत्र, पूरा मालवा क्षेत्र इसमें आता है। इसके अलावा कुछ पुरापाषाण कालीन स्थल और उनके खोजकर्ता के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है नर्मदा घाटी। पहला लिखेंगे नर्मदा घाटी। इनके खोजकर्ता कौन कौन थे? इनके खोजकर्ता थे HD साकल्य, दूसरा है MC क्राउन और RV जोशी। ये तीनों नर्मदा घाटी के खोजकर्ता हैं। कौन कौन से लिख लेंगे? HD साकल्य, दूसरा है MC क्राउन, तीसरा है RV जोशी। नर्मदा घाटी के खोजकर्ता। दूसरा पॉइंट है चंबल घाटी। दूसरा है चंबल घाटी। चंबल घाटी के खोजकर्ता कौन है? बाकड़कर जी, WS वाकणकर। तीसरा है सोन घाटी। सोन घाटी के खोजकर्ता कौन है? निसार अहमद। चौथा है ग्वालियर। ग्वालियर के खोजकर्ता कौन है? बीबी लाल। पांचवा है रीवा सतना। इनके खोजकर्ता कौन है? G शर्मा। छठवां है मंडला। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है सुपेकर। मंडला के खोजकर्ता कौन है? सुपेकर जी। यहाँ पे हमारा पुरापाषाण काल कंप्लीट हो जाता है। आप कुछ फैक्ट्स मध्य पाषाण काल के देख लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल, यहाँ से हमें आदमगढ़ के शैलाश्रय मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहला आदमगढ़ शैलाश्रय, दूसरा भीमबेटका, तीसरा है बाघ की गुफाएं, आदमगढ़ के शैलाश्रय। यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते हैं और मनुष्य ने पहला पशु कुत्ता पाला था। यहाँ के साक्ष्य हमें यहाँ से आदमगढ़ से मिलता है। और आदमगढ़ की खोज RV जोशी ने की थी। RV जोशी। और यह कहाँ पे स्थित है? तो आदमगढ़ है होशंगाबाद। नेक्स्ट है भीमबेटका। भीमबेटका भोपाल के रायसेन जिले में स्थित है और इसके खोजकर्ता है BW मिश्र। BW मिश्र। तीसरा है बाघ की गुफाएं। ये कहाँ स्थित है? यह धार जिले में है। धार जिले की कुक्सी तहसील।
और यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से मध्य और नवपाषाण काल के समय का पता चलता है बाघ की गुफाओं से। और आगे जाके यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पे मध्यपाषाण काल पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। नवपाषाण कालीन कुछ स्थल, पहला है भोपाल। भोपाल से क्या मिला है, मनुआवन टेकरी। इसमें दूसरा जो भोपाल से नवपाषाण काल स्थल मिला है वो है श्यामला हिल्स। श्यामला हिल्स भोपाल। पहला था मनुआवन टेकरी, दूसरा है श्यामला हिल्स। इसके बाद थर्ड है, भोपाल में ही है, बालूकास्म। बालूकास्म नाम से एक पहाड़ी है, कहाँ पे, भोपाल। तो यहाँ से 3 चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है भोपाल से। पहला मनुआवन टेकरी भोपाल, दूसरा श्यामला हिल्स भोपाल, तीसरा बालूकास्म पहाड़ी भोपाल। भोपाल के बाद अब हम बात करते हैं जबलपुर। दूसरा नवपाषाण कालीन स्थल है जबलपुर। तो दूसरा स्थल है जबलपुर। जबलपुर में सबसे पहले भेड़ा घाट, धुआंधार जलप्रपात, फिर है तिलवारा घाट। तिलवारा घाट, तिलवारा घाट जो कि जबलपुर में है। और यहाँ से हमें क्या मिला है, तिलवारा घाट नर्मदा नदी के किनारे, और यहाँ पे माँ की अस्थि जो कि नर्मदा नदी में कहाँ पे विसर्जित की गई है, तिलवारा घाट जबलपुर। इसमें नेक्स्ट है जबलपुर में तिलवारा घाट के बाद है लम्हेटा घाट। लम्हेटा घाट, तिलवारा घाट जबलपुर, लम्हेटा घाट जबलपुर। लम्हेटा घाट से क्या मिला है, लम्हेटा घाट ये भी नर्मदा नदी के किनारे पर है। और लम्हेटा घाट से राजा सौरस का कंकाल या राजा सौरस का अवशेष मिला है। राजा सौरस, राजा सौरस कौन था, राजा सौरस कोई नहीं बल्कि एक डायनासोर था। तो ये हम लोग याद करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। राजा सौरस का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लम्हेटा घाट। लम्हेटा घाट कहाँ, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर। तो ये हो गई है जबलपुर की बात। और एक और चीज़ जबलपुर में है 64 युगनी मंदिर। और 64 युगनी मंदिर जो कि इसमें 64 मूर्तियाँ खंडित है। और किसने खंडित की थी, तो औरंगजेब ने खंडित किया था इन्हें। इसके अलावा 64 युगनी मंदिर हमें कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा भी 64 युगनी मंदिर हैं, यह जबलपुर है। दूसरा मिला है वो मिला है ग्वालियर से, खजुराहो से और मुरैना। ग्वालियर, खजुराहो और मुरैना से भी हमें 64 युगनी मंदिर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है जबलपुर के बाद हम बात करते हैं दमोह। तीसरा स्थल जो मिला है, पहला भोपाल, दूसरा जबलपुर, तीसरा स्थल आते हैं दमोह। दमोह, दमोह से हमें क्या मिला है, संग्रामपुर चोटी। संग्रामपुर चोटी कहाँ पर है पूछ लेंगे, तो दमोह। दमोह में कहाँ, विंध्याचल रेंज में, विंध्याचल श्रेणी जो है वहाँ पे संग्रामपुर चोटी है। और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, संग्रामपुर चोटी की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना हिल्स।
सद्भावना हिल्स। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 752 मीटर, सद्भावना हिल्स। इसके बाद अगला नवपाषाण कालीन स्थल हम देखेंगे तो चौथा है दमोह के बाद सागर। सागर से क्या मिला है? एरन कहाँ है? सागर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एरन एक नवपाषाण कालीन संस्कृति का स्थल है और इसका साक्ष्य हमें एरन सागर से ही मिलता है। और इसको क्या बोलते हैं? भानुगुप्त का अभिलेख। कहाँ से मिला है? तो वो एरन से मिला है, एरन सागर। और इसी को क्या बोलते हैं? सती अभिलेख या भानुगुप्त का अभिलेख। और ये किस समय का है? ये मिला है 510 AD का, 510 AD का। और यहाँ से क्या प्राप्त होता है? सागर एरन से यहाँ से सती प्रथा का प्रथम प्रमाण, प्रथम साक्ष्य सागर के एरन से मिला है, सती अभिलेख। इसी को सती अभिलेख कहा जाता है। सती अभिलेख या भानुगुप्त अभिलेख या एरन अभिलेख कहाँ से मिला है? सागर से। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, नवपाषाण काल कंप्लीट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।